बंटी जी का सबसे पहले सवाल है। वरुण जी, इनके पास LTTS है, 3709 रुपये का प्राइस है। जेके पेपर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 404 रुपये का रखा हुआ है। और VAML, जिसकी बात हम पहले कई बार कर चुके हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 468 रुपये का, 468 रुपीज़ का रखा हुआ है। ये व्हेन टू एवरेज एंड टारगेट्स शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से अगर देखें तो। वरुण जी, आप म्यूट हैं शायद। जी माफ कीजिएगा। प्लीज। देखिए LTTS की अगर बात करेंगे संदीप जी, तो यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में है। आईटी में एक अच्छा पुल बैक आया था, यहाँ पर स्टॉक में भी अच्छा पुल बैक आया आफ्टर अर्निंग्स। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है अपने 200 SMA के जस्ट नीचे। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है 3500 3450 के अगर आप जोन देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 3500 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जैसे 1300 क्रॉस करेगा यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। मेरा पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर, बट थोड़ा सा हल्का सा आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको लंबा करना पड़ेगा। वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो वहां पर तो हमने कई बार जो रुझान दिए है खरीदारी के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। करीबन 420 415 के अराउंड के एक अच्छे सपोर्ट्स है। उसके आसपास आप यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट करना तो कर सकते हैं, ऑलरेडी पोजीशन है। उसी का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ 480 500 के आसपास के रेजिस्टेंस है। जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पर आप एक अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम सेक्टर पर ओवरऑल हमारा एक बुलिश व्यू है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। ठीक है। जेके पेपर भी बता दीजिए वरुण जी एक बार, 404 रुपये का लिया हुआ है। जी जीके पेपर में देखिए संदीप जी, यहाँ पर एक बड़े मूव आते हैं, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक चला जाता है, तो एक सिक्लिकल स्टॉक है। यहाँ पर आपको काफी संभल के यहाँ पर काम करना होगा। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है करीबन 375 के अराउंड। 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर आप 330 334 के जोन में चला जाएगा। ऊपर की तरफ जो एग्जैक्टली उन्होंने जो प्राइस की आप जो उनकी बाइंग प्राइस है 405 410 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही पार करेगा 420 440 के आसपास के लेवल बन सकते हैं, बट हाल फिलहाल एक रेंज में है। और जब बड़े मूव आते हैं तब एक बार एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लोकेश सर, 3 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं, 1 2 3 बताइए कि बेस्ट ऑफ द लॉट कौन सा है। पैकिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं बेसिकली। नीलकमल, हिंदुस्तान कॉपर या फिर हिंदुस्तान जिंक, इनमें से अच्छा एंट्री लेवल किस स्टॉक में फिलहाल है और टारगेट बताइए। वैसे सवाल बहुत अच्छा है सर। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है तो मेटल प्राइजेस ऊपर आ रहे हैं, तो मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन क्या ऑलरेडी रनअप हो चुका है? इनमें से कोई ऐसा मेटल स्टॉक जो आप चुनना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मुझे नीलकमल पसंद है, तो नीलकमल में बने रह सकते हैं। कम 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 काफी अच्छा ये स्टॉक चल रहा है। और ऊपर के लेवल से 3200 के लेवल से करेक्शन होके नीचे आया था, बट एक बड़े फंड हाउस के खरीदने के बाद से ही स्टॉक में रीरेटिंग हो रही है और कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से नीलकमल लिया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 2300 से 2400 2500 रुपए तक, ये पूरे पूरे चांसेस है जाने का। और डाउन साइड में 1850 से 1900 का बीच में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्यों टारगेट भी बड़ा है। दूसरा जो आते हैं वो है हिंदुस्तान जिंक। उसके बाद अच्छा लग रहा है, नॉट ओनली फॉर सिल्वर बट इसमें जिंक का और अभी काम बहुत अच्छा है। और जिंक में और एल्युमिनियम का जो काम है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, उसमें सॉरी जिंक का जो काम है हिंदुस्तान जिंक में, वो एक फ्लोरिश कर रहा है। क्योंकि जिंक में कमोडिटी, अगर जिंक का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर एक अच्छा खासा मूव आपको दिख रहा है। अब हिंद कॉपर में थोड़ा ज्यादा कम बुलिश हूँ। वो सट्टे में चल रहा है मेरे हिसाब से। सट्टे में मीन्स ओवर वैल्यूएशन है स्टॉक पे, जस्ट कॉपर के नाम पे वो चल रहा है। तो वैल्यूएशन मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा हिंद कॉपर में। तो कॉपर में अगर लेना है तो मैं कॉपर में हिंदाल को ज्यादा प्रेफर करूंगा देन हिंद कॉपर। ठीक है, ओके। हिंदुस्तान कॉपर के बजाय हिंडाल को आपको ज़्यादा पसंद है। नैन्सी जी हमारे साथ इकॉनमी वाला प्लान अपग्रेड करके फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा शुभजीत राय जी भी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, इन्होंने भी इकॉनमी वाला प्लान फिर से अपना अपग्रेड कर लिया है। आप दोनों का ही फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नैन्सी की जगह तो सवाल भी आया है। वरुण जी ये कह रही हैं कि अगर अच्छे शेयर फूक फूक के कदम रख रहे हैं तो क्या क्लैरिटी मिलने तक स्विच कर लें किसी स्विंग में, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छा स्विंग मूवमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से। पहले तो इनका थॉट प्रोसेस सही है क्या? मैं बाकी इनकी शेयर्स की बात करता हूँ फिर। जी बिल्कुल, देखिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है और आपका जो नजरिया है उस हिसाब से आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों मौके हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मौके हैं और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले करना चाहते हो तो वहाँ पर भी मौके हैं। तो हम कई बार जो शेयर से शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिंगटन के आसपास अगर आप बात करेंगे 320 के अराउंड हमने एक बार रेकमेंड किया था, जो एक अच्छे करेक्शन के बाद मिल रहा था, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा था। और जो उनके जो फंडामेंटल जो है, जैसे आईफोन का लॉन्च है यहाँ पर या iPhone की जो बारे में जो डेवलपमेंट हो रही है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो उस लेवल से यहाँ पर करीबन रेडिंगटन 15% के अराउंड या अप हो चुका है। तो बिल्कुल आप देखिए ऐसे कई मौके हैं आपके पास। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किस टाइम फ्रेम पर प्ले करना चाहते हैं और सर आपका ये
सॉरी उस टू हिसाब इंटरप्ट से। यू, ये शॉर्ट टर्म ही खेलती है सर, आपको पता है ये शॉर्ट टर्म के लिए जी करती जी है। जी बिल्कुल। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग के काफ़ी मौके हैं, और यहाँ पर जैसे हमने जब थोड़ी देर पहले बात की, आपको मैनेजमेंट का आउटलुक जैसा क्या अर्निंग्स है, मैनेजमेंट क्या आपको बता रहा है, उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा आप अपना रिस्क रिवॉर्ड संभाल के काम करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे मौके हैं, और यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब रेडिंगटन आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर रेडिंगटन्स में आप देखिए वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट है, और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक कारोबार कर रहा है, और एक डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव के बाद एक करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद फिर से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो करीबन 400 तक के लेवल रेडिंगटन में आराम से बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस है मैंने करीबन 330-35 के अराउंड आप एक मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी रैली बन रही है, और मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, 366 के आसपास लीजिए, 335 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि 30 रुपये के आसपास का ऊपर में पाने के लिए करीब 34-35 रुपये के आसपास की अपसाइड और यहाँ पर बची हुई है। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना होगा, लेकिन 400 तक के टारगेट इस स्टॉक में आ सकते हैं। रेंटन में हो सकता है कि जो अप मूव है वो और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अब इनके स्टॉक्स की तरफ आते हैं। लोकेश सर ये कह रही है कि मेरे पास SCI है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और बेलराइस में तो हाल फिलहाल एक बड़े ब्रोकर का टारगेट इंक्रीज भी होकर आया था, स्टॉक अच्छा चला भी है। तो दो स्टॉक्स इनके पास ये हैं, और तीसरा सवाल इनका ये है कि कह रही कि चूंकि अब NIC का IPO डेफर हो चुका है, तो उस हिसाब से क्या NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि एक स्टेक बेच रहे हैं अपना इसे OFS के जरिए, क्या उससे एग्जिट कर लेना चाहिए? ओके, दो चीजें हैं। पहला तो हम SCI में चलते हैं, SCI एंड बेलराइज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये नॉट ओनली इंजीनियरिंग, आप डिफेंस में भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो बेलराइज में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। बट शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है अब मोमेंटम नहीं दिखा रहा, जब आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस 275 का जरूर लगा लीजिए। अभी नया कोई बड़ा मूव शिपिंग कॉर्पोरेशन में SCI में नहीं देखने को मिल रहा, चांसेस बहुत कम है जब ये चले, तो डिसीजन आपका है, आप होल्ड कर सकते हो। इसमें होता क्या, ऐसे 2-3 महीना नहीं चलता, एक महीना में 3-4 दिन के अंदर ही 20-25% चल जाता है, फिर रुक जाता है। ये स्टॉक ऐसा चलता है। तो अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी 1.5-2 महीना नहीं चला है, तो बेचने का सलाह नहीं दूंगा। कभी भी इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है, स्विंग ट्रेडिंग आ सकती है, जो 340-350 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 275 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। नया जो सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है ये स्टॉक, काइंडली ना बाई करें। तीसरा जो आपने बात की थी, वो बात की थी, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, NSE के IPO जो कह रही हैं कि चूंकि डेफर हो गया है, तो जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मैं IFCI भी इसमें जोड़ना चाहूँगा, हालांकि इन्होंने केवल NIA पूछा है, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, क्या इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए? इनके पास न्यू इंडिया एश्योरेंस है। सर IFCI के बारे में भी गाइड कीजिए थोड़ा। न्यू इंडिया एश्योरेंस अभी तो होल्ड करें मेरे हिसाब से, यहाँ पर 167 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इनका जो BSE NSE में होल्डिंग है उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना IFCI के लिए कर रहा था, क्योंकि वो डबल उनका मार्केट कैप के हिसाब से उनके पास वैल्यूएशन था। बट यस, जिस तरह से स्टॉक का चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अभी अच्छा कर सकता है। अभी तो इसको होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 210-220। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। अगर ये स्टॉक 170 के नीचे चलना स्टार्ट करे तो जरूर निकल जाए। IFCI की बात करें तो ये एक जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मूवमेंट वाला स्टॉक है। यहाँ पर फंडामेंटल ज्यादा बात नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल से बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। डिफर होने के बाद भी स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट आपको पता है, मुझे पता है, तो मार्केट को पता है, मार्केट को पता है, मतलब IFCI के चार्ट को भी पता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये टूट नहीं रहा, तो फिर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं 78-77 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर किसी के पास है। ये स्टॉक आपको याद हो तो हमने जब NSE का IPO की बात शुरू हुई थी, तब 48-47 के लेवल पे हमने रिकमेंड किया था फॉर टारगेट ऑफ 80, 90 और 100 का, और 95-96 जाके आया है स्टॉक। तो टारगेट अचीव हो गया है, बट अगर किसी के पास है तो होल्ड किया जा सकता है।